मेरा घर है महाराष्ट्र में, जालना डिस्ट्रिक्ट में। और वहीं पे मैंने गांव में मेरा जन्म हुआ था। तो वहीं पे गांव में मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक की 10 तक माध्यमिक जिसको बोलते हैं यहाँ पे मैंने पढ़ाई करी। गांव में ही स्कूल था और शुरू से स्कूल में मैं हमेशा आगे रहता था हर चीज़ में। तो घर में ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे फादर ऑटो ड्राइवर थे और मेरी जो अम्मी थी वो जो किसान दूसरों की खेत में एज अ फार्म लेबरर काम किया करती थी। मेरी 2 बहनें थी जिनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी और मेरा एक छोटा भाई था जो पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। सो मैं इकलौता था घर में जिसको पढ़ाई करना अच्छा लगता था, स्कूल में जाना अच्छा लगता था और पढ़ने की बहुत इच्छा होती थी। सो मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई वही हमारे गांव के स्कूल में करी जो मराठी मीडियम का स्कूल था। तो उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने उर्दू में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है। महाराष्ट्र में हम लोग जो घर में भी उर्दू या हिंदी बोलते हैं वो दक्खनी टाइप की होती है, इट्स नॉट प्योर उर्दू। सो मराठी में मैंने पढ़ाई करी और मेरी मराठी काफ़ी अच्छी थी, मैं लैंग्वेजेस जल्दी सीख जाता हूँ अपेरेंटली। सो मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई वहाँ पे करी। जब मैं पढ़ाई कर रहा था एज आई सेड कि मेरे फादर ऑटो चलाते थे तो घर में गरीबी थी। तो जैसे पुअर फैमिलीज़ में यहाँ पे भी बहुत लोग बैठे हैं, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो प्रॉब्लम्स होती है, किताबें खरीदने में प्रॉब्लम्स होती है, स्कूल का बैग खरीदने में प्रॉब्लम होती है, स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदने में प्रॉब्लम होती है। मुझे याद है क्लास 10 तक मेरे पास बस एक ही यूनिफॉर्म हुआ करता था, उसी को मैं वॉश करा करा के उसी को पहना करता था। सो स्कूल में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती है। भले ही आज का हमारे टाइम में एटलीस्ट गवर्नमेंट का जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में था मैं, तो वो चीप है, सस्ता होता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता। लेकिन डिस्पाइट दैट मुश्किलें होती थी क्योंकि मेरे फादर का इनकम डेली 100 से 150 रुपया होता था और उसमें फिर कुछ एक्सपेंडिचर रहेगा तो उसमें मुश्किलें होती थी बहुत सारी। डिस्पाइट दैट मैं पढ़ाई करता था क्योंकि मुझे स्कूल में जाना अच्छा लगता था। क्योंकि आसपास में जो देखता था बहुत नेगेटिविटी थी, घर में नेगेटिविटी थी, घर में पॉवर्टी थी, आसपास भी ज़्यादा कुछ पॉजिटिव दिखता नहीं था। लेकिन स्कूल में मन लगता था क्योंकि स्कूल में जो किताबें पढ़ती थी उससे अच्छा लगता था। टीचर्स जो थे मेरे सारे वो बहुत ही अच्छे थे। चूँकि मैं हमेशा आगे रहता था तो वो भी मुझे हमेशा इंकरेज करते थे आगे बढ़ने के लिए। तो स्कूल में मुझे फैमिली टाइप फील होता था, तो स्कूल में जाना अच्छा लगता था। ऐसा भी लगता था कि छुट्टियां होनी नहीं चाहिए, मुझसे छुट्टियों के टाइम पे घर पे बैठना हो नहीं पाता था। सो क्लास 4 में था तब मेरे फादर को किसी ने कहा, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मोस्ट ऑफ यू, तो ऐसा रहता है कि एक नेगेटिव वाइब बन जाती है जब कुछ पॉजिटिव दिखाई नहीं देता। तो ऐसा हुआ कि मेरे मेरे फादर को किसी ने एडवाइस दिया कि क्लास 4 तक पढ़ लिया है, अच्छा खासा पढ़ाई हो गया है, इसके बाद अब ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, उसको आप किसी काम पे लगा दीजिए तो घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा आएंगे। मेरे फादर पढ़े लिखे नहीं है, मैं हमारी फैमिली का फर्स्ट माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएट हूँ पूरे फैमिली में। सो ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है नहीं। तो फादर को लगा कि ठीक ही कह रहे हैं। फादर स्कूल में गए, मेरे जो स्कूल के टीचर थे जिनसे मेरा रिजल्ट आने के बाद में मिला 2 बार, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आपका जो बच्चा है बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होनहार है, आप इसको पढ़ाइए, ये आगे चल के आपकी किस्मत बदल देगा। और मेरे फादर चूंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल के टीचर ने कुछ कहा है तो उनका लगा बात में दम है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अपने बाकी बच्चों को शायद ना पढ़ा पाऊँ लेकिन इस बच्चे को मैं कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाऊँगा, जितना मैं पढ़ा सकता हूँ मैं पढ़ाऊँगा। सो मेरे फादर ने कभी गिव अप नहीं किया मेरे ऊपर और उन्होंने मुझे पढ़ाया। इनफैक्ट जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था पुणे में, तब ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे खर्चा आता था तो घर वाले पैसे भेज देते थे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि वो पैसे सफिशिएंट नहीं होते थे। तो मेरे फादर को जो हमारा एक छोटा सा घर था गाँव में वो भी बेचना पड़ा मेरी पढ़ाई के लिए, लेकिन उन्होंने हेजिटेट नहीं किया कि मेरा आखिरी साल था, 1 साल में पढ़ लेता तो मेरे चांसेस थे कि मैं एग्जाम क्लियर कर जाऊँगा, तो उन्होंने अपना घर भी बेचा मेरी पढ़ाई के लिए। सो क्लास 10 तक की पढ़ाई गाँव के स्कूल में करी, मराठी मीडियम से करी। उसके बाद में 11th-12th में मैंने आर्ट्स लेने का डिसाइड किया, ह्यूमैनिटीज़, साइंस और मैथमेटिक्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे वो सब्जेक्ट्स। और सेकेंडली मुझे पता था कि मैं अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग करने जाऊंगा तो भले मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में शायद एडमिशन मिल जाए बाद में, लेकिन उसमें भी जो खर्चा आता है वो शायद मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ का जो है कॉलेज का फीस होता है, स्कूल का फीस होता है, बहुत मिनिमम होता है, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है यही करते हैं। और जब मैं क्लास 10 में था, छुट्टियाँ चल रही थी, तो मैं हमारे गाँव का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, होटल टाइप्स, उसमें मैं एज अ वेटर काम करता था। तो वहाँ पे कभी कभार बीच में मेरे टीचर जो है वो चाय पीने के लिए आते थे। सो मेरे एक टीचर थे, क्लास टीचर, मेरे सबसे फेवरेट टीचर थे। उनका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे टीचर होने के बावजूद।
उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया स्टेट सर्विस का, जैसे यहाँ पे WBCS होता है, हमारे यहाँ पे वो MPSC होता है। तो मेरे टीचर ने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था और वो ऑफिसर बने थे, और मुझे भी लगा कि मुझे भी ऑफिसर बनना चाहिए। मैंने उनको कहा कि सर आप तो ऑफिसर बन गए हो, मुझे भी ऑफिसर बनना है, मुझे बताइए कैसे प्रिपेयर करना होता है, क्या करना होता है। तो उन्होंने मुझे स्टेट सर्विस के बारे में थोड़ा सा एडवाइस किया कि किस तरीके का एग्ज़ाम होता है, किस तरीके की सारी चीज़ें होती है। मैंने उनसे वो एडवाइस ली। 11th-12th में मैंने पढ़ाई शुरू करी, और 11th-12th में मेरे एक टीचर थे जो UPSC के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, जो एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम UPSC के लिए भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर तुमको करना है तो यहाँ पे रह के, छोटे गाँव में रह के ये नहीं हो पाएगा, तुम्हें उसके लिए किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा, मे बी दिल्ली, मुंबई या फिर पुणे जैसे शहर में। तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं पुणे जाके पढ़ाई करूँगा अपने 12th के बाद, और अगर मुझे पुणे में पढ़ाई करनी है तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए होगी, जिसके लिए मुझे और मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। सो 11th-12th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, दिल लगा के पढ़ाई की। मैंने संस्कृत भी सब्जेक्ट चुना 11th-12th में। उसमें मुझे वो सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना कि मुझे बताया गया था कि अगर रट्टा मार के पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं 100 में से। सो मैंने कहा कि ठीक है, 11th-12th में मैंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया। 11th-12th का अच्छे से पढ़ाई किया। एक ही मकसद था कि अच्छे नंबर लेके पुणे जाना है। सो 12th का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे मैंने संस्कृत का बताया, मुझे 100 में से 100 नंबर आए थे। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आई गॉट इन दैट सब्जेक्ट। बहुत रट्टा मार के पढ़ाई करी। 11th-12th का रिजल्ट आया, पुणे जाना था, लेकिन पुणे में अगर जाकर मुझे अच्छे कॉलेज में, फर्ग्यूसन कॉलेज जो कंट्री का बहुत एक मतलब बहुत अच्छा एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन मिल गई। लेकिन अब ये था कि पुणे में जाके रहना है, खर्चा आएगा, तो ये खर्चा कहाँ से हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। तो फादर ने कहा कि बेटा मैं जितना हो सकता है मैं तुझे पैसे भेज दिया करूँगा मंथली। 5 से 7 हज़ार रुपये मंथली उस टाइम पे चाहिए होता था, खाने के लिए, मेस के लिए, कपड़े लेने हैं, मे भी किताबें लेनी है, इन सब चीज़ों के लिए। मेरी अम्मी थी, मेरी अम्मी ने कहा कि मैं भी तो लोगों के खेतों में काम करने के लिए जाती हूँ, जितना दे सकती हूँ मैं भी दे दूंगी। और मेरा जो भाई था जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी बीच में, वो मेरे मामा के यहाँ पे उनके ग्रोसरी स्टोर पे काम करता था। उसने कहा कि भैया जितना हो पाएगा मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। तो तीनों के भरोसे के ऊपर मैं पुणे में गया। जब मैं पुणे में गया, आई हैड ओनली 3 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स विथ मी, वही लेके गया था। वहाँ पे एक हॉस्टल में एडमिशन मिला जो बहुत ही सस्ते रेट में मुझे वहाँ पे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा था। मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी। मैंने डिसाइड किया कि 12th तक की पढ़ाई मराठी में करी है, लेकिन अंग्रेजी अच्छी आनी चाहिए। हालांकि मेरी अंग्रेजी ठीक थी, बेहतर थी, लेकिन मुझे और अच्छी करनी चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन का जो मैं मीडियम है, इंग्लिश मीडियम से ग्रेजुएशन करूंगा। तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया। बहुत बड़ा कॉलेज था, बहुत अच्छे तरीके के, बहुत कॉन्वेंट से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, ओवरऑल कंट्री से और बाहर से भी स्टूडेंट्स आके वहाँ पे पढ़ते थे। उनके बीच में मैं गाँव से गया हुआ एक लड़का जाकर बैठा हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस लो होता था, बहुत बार लगता था कि मैं इसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, इनकी तरह मैं पॉलिश अंग्रेजी नहीं बोल पाता, मैं बहुत पिछड़ा हूँ इनके कंपैरिजन में, मैं शायद सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बहुत बार लगता था कि गिव अप कर देना चाहिए। फिर मैं सोचता था कि अगर मैं गिव अप करता हूँ तो मैं गांव में जाके क्या करूँगा, इवेंचुअली मुझे भी शायद अपने फादर की तरह ऑटो चलाना पड़े। तो मेरे पास एक ही एक मकसद था कि अगर मैं ये जो गोल मैंने सामने रखा है, ये अगर अचीव करता हूँ तो वही मेरे सामने एक दूसरा ऑप्शन था। सो आई डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए मुझे गिव अप नहीं करना है, आई हैव टू कंटिन्यू। 3 साल पुणे में रह के मैंने पढ़ाई करी। फर्स्ट ईयर मैंने कॉलेज बहुत अच्छे से किया। सेकेंड ईयर में मुझे लगा कि कोचिंग की ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ का जो मराठी मीडियम में कोचिंग प्रोवाइड करता था इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहा। 1.5 लाख रुपए की लगभग फीस थी। उनको रिक्वेस्ट किया, 35,000 रुपये में मांगे, क्योंकि मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड अच्छा था और पुअर फैमिली से था। उनको भी लगा कि शायद मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो इंस्टीट्यूट का शायद नाम बढ़ेगा। उन्होंने मुझे एडमिशन दे दी, इंस्टॉलमेंट्स भी अलाउड करे। 35,000 में मुझे वहाँ पे कोचिंग मिल गई। यहाँ पे आप लोगों को ये जो मंच दिया गया है, फिराद 30 के नाम से जो एक ऑप्शन अवेलेबल किया गया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियली वीक है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे ये जो मंच उपस्थित करा गया है, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। उस टाइम पे मेरे पास नहीं था, तो मैंने कोचिंग वालों को रिक्वेस्ट करी एंड दे सॉर्ट ऑफ अलाउड मी। मैंने सेकेंड ईयर कोचिंग करी अच्छे से। थर्ड ईयर मैंने सेल्फ स्टडी किया। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई करता था, बहुत दुबला हो गया था। कभी कभी जब घर जाता था तो मेरी अम्मी जो है खुद के पास जो पैसे बचा के रखती थी ना, एकदम ऐसे छोटे से कहीं पे बांध के रखे हुए 100-100 के नोट एकदम ऐसे मुरझा गए हुए, वो ऐसे निकाल के देती थी और कहती थी कि अब्बा जो पैसे भेजते हैं उससे पढ़ाई करो, और अब ये जो मैं देती हूँ इससे कुछ खाया करो क्योंकि तुम कुछ खाते नहीं हो। सो अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। 3 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी। 2015 में
अप्रैल मई में मैंने कॉलेज का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया, जो मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया था। यूपीएससी के लिए भी मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया था, लेकिन मैंने कॉलेज में जो ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में किया, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम मैं मराठी में दूंगा। यूजुअली लोग इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरा मराठी अच्छा है तो मैं मराठी में एग्ज़ाम दूंगा। मैंने मार्च अप्रैल में कॉलेज का एग्ज़ाम दिया 2015 में। उसके बाद में उसी साल अगस्त में मेरा यूपीएससी का प्रीलिम था, वो प्रीलिम का एग्ज़ाम मैंने दिया। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कई बार जब मैं किताबें अफोर्ड नहीं कर पाता था, 300 साढ़े 300 की एक बुक है, आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, तो अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो दोस्तों से मैं वो किताबें लेकर उसको जेरॉक्स करा लेता था, ताकि वो जेरॉक्स कॉपी मुझे 50-60 रुपये में मिल जाता था, जो 350 का लगभग होता था। तो फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पुणे में। मैंने एग्ज़ाम दिया अगस्त में, सितंबर एंड अक्टूबर में समवेयर उसका रिजल्ट आया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दिया था। तो इस एग्ज़ाम का 3 स्टेजेस होता है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स मेरा निकल गया था, जिसमें लगभग 5-6.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था कंट्री में, और 15,000 लगभग लोग सेलेक्ट हुए थे। तो उन 15,000 में मैं था, बहुत खुश था, 2 दिन बहुत सेलिब्रेट किया, फिर पैर ज़मीन पे आए, फिर डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अभी मेंस का और अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मेंस का पढ़ाई शुरू किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यूजुअली 7 से 8 घंटे पढ़ता था, 2-3 घंटे का मेरा कोचिंग होता था। जब सेल्फ स्टडी करता था तो उसमें 2 घंटे और बढ़ा दीजिए। लेकिन जब मेरा मेंस आया, उस टाइम पे मैं 13 से 14 घंटे तक मैं पढ़ाई कर लेता था, क्योंकि मेरे पास करने के लिए दूसरा कुछ था नहीं, और मेंस मुझे क्लियर करनी थी, क्योंकि एक मैं बहुत बड़ा लेवल ऑलरेडी क्लियर कर चुका था। मेंस की पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, मुझे कोचिंग वालों ने भी बहुत गाइड किया, दोस्तों ने गाइड किया, टीचर्स ने गाइड किया, फैमिली ने सपोर्ट किया। इसी दौरान जब मैं मेंस का एग्ज़ाम मैं देने गया मुंबई में, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी मुंबई में, तो मेरा एक दोस्त था, वो लोग वहाँ के किसी एक एरिया में रहते थे, स्लम एरिया में, तो उसने कहा कि भाई तू मेरे यहाँ पे रुक जा। मैं उसके यहाँ पे रुका 6 से 8 दिन। उसकी अम्मी थी जो कि एक स्कूल में टीचर थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 6-8 दिन उनके यहाँ पे रह के मुंबई में जाके मैंने यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देके जब मैं घर आता था, इतना लिखना होता है, 2 पेपर होते थे दिन में 3-3 घंटे के, तो 6 घंटे लिखना पड़ता था, बीच में 1-1.5 घंटे का गैप होता था लंच के लिए। तो जब घर आता था ना, तो उंगलियाँ ऐसे स्वेलिंग आ जाती थी उंगलियों में। वो करके एग्ज़ाम दिया, बस से आना जाना किया करता था। मेंस का एग्ज़ाम दिया, दिसंबर में मेंस का एग्ज़ाम हुआ, 2015 की बात है। उसके बाद में फरवरी में रिजल्ट आने का चांसेस था फरवरी में, लेकिन ये हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन है उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो फैमिली के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर आ गया कि अब तो डॉटर है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो एक बहुत बड़ा इमोशनल हमारे ऊपर ये एक सिचुएशन आई थी। और इस सिचुएशन में मेरे लिए ये था कि मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी मेरा आना ज़रूरी है, अच्छा आना ज़रूरी है। और 19 फरवरी 2016 का दिन था, मैं अपने लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, मुझे डाइसी लग रहा था कि शायद हो भी जाए ना भी हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसे ही लो फील कर रहा था। और उसी में मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके कहा कि अंसार भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैं बहुत खुश था। 15,000 लोगों ने जो दी थी लगभग एग्जाम, उसमें से लगभग 3,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए। तो जो 5.5-6 लाख से स्टार्ट हुआ था, फाइनल स्टेज में वो आखिरी के 3,000 लोगों में आके रुका था। फिर मुझे अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ टाइम पूना में मैं रुका। फिर मुझे लगा कि इंटरव्यू का मीडियम मैंने हिंदी में लिया था, सो मैंने 50 to 60% पढ़ाई अंग्रेजी में करी, उसको ट्रांसलेट करके मैंने मराठी में मेंस का एग्जाम दिया। और इंटरव्यू में सोचा कि मैं डायरेक्टली हिंदी में इंटरव्यू दूंगा, मराठी में नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप रीजनल लैंग्वेज में देते हो तो फिर वहाँ पे कोई ट्रांसलेटर होता है, तो वो सवाल पूछते हैं, ट्रांसलेटर आपको मराठी में या बांग्ला अगर आप किए तो बांग्ला में बताएगा, आप जवाब दोगे, वो उनको बताएगा कि मैंने क्या जवाब दिया है। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि हिंदी अच्छा है, हिंदी में इंटरव्यू देते हैं। हिंदी का मीडियम चूज़ किया। फिर सोचा कि हिंदी में इंटरव्यू देना है तो दिल्ली जाके प्रिपरेशन करते हैं। 40-45 दिन हाथ में थे। दिल्ली जाने के लिए फ्लाइट के पैसे नहीं थे, इंटरव्यू के लिए जो सूट खरीदना है उसके लिए पैसे नहीं थे। कई वजह से किसी लोगों ने हेल्प करी, फैमिली ने हेल्प करी, टिकट विकेट बुक हो गए, दिल्ली आ गया। वहाँ पे ज़कात फाउंडेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने 40 दिन के लिए अलाउ किया रहने के लिए, वहीं पे मैं खाता था, उन्हीं के यहाँ रहता था, और हर चौथे दिन जाके एक इंटरव्यू देता था। तो मेरे एक्चुअल इंटरव्यू के पहले मैंने 10 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे 40 दिन में, जो प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ होते हैं। तो वो इंटरव्यूज़ देते देते मैंने अपने आप में काफ़ी सारे चेंजेस किए। ऐसा होता था कि जब मैं बात करता था तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देता था, हाथों से एक्सप्रेशन होते थे जो अभी भी शायद हो रहे हैं। इंटरव्यू में कहते हैं कि एक्सप्रेशन कम हो तो अच्छा हो। तो ऐसी सारी चीज़ें इंटरव्यू में सीखी।
इंटरव्यू का दिन था 7 अप्रैल 2016। इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ। इनफैक्ट मैं आप लोग को जो बता रहा था कि जो मैंने संस्कृत सब्जेक्ट लिया था, तो मुझे इंटरव्यू में पूछा कि अंसार आपके 10th में तो इतने अच्छे नंबर नहीं थे, 12th में लेकिन आपके बहुत अच्छे नंबर थे, तो बताइए ये जंप कैसे हुआ। तो मैंने कहा सर 10th में मेरा साइंस मैथ थोड़ा वीक था, तो 11-12 में साइंस मैथ मैंने लिया नहीं था क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ था। दूसरा रीज़न ये था कि 11-12 में मैं ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई कर रहा था, मेरे सामने कुछ गोल था। तीसरा रीज़न था कि मैंने संस्कृत लिया था जिसमें ज़्यादा नंबर आ गए, 100 में से 100 आ गए। तो मैंने कहा अच्छा 100 में से 100 आए, मेरे भी 100 में से 100 आए थे, तो बताओ ज़रा 100 में से 100 कैसे आए तुम्हारे। मैंने कहा सर कुछ नहीं, मैंने रट्टा मारा था, मुझे संस्कृत आता नहीं है, मैंने आंख बंद करके बस सब कुछ रट्टा मार के पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने भी रट्टा ही मारा था, इसलिए मेरे भी 100 में से 100 आए थे। आई वॉज वेरी ऑनेस्ट इन माई इंटरव्यू। फिर ऐसे इंटरव्यू चल रहा था, एक दूसरा सवाल बस मैं आप लोग से शेयर करूंगा। इट वॉज अ वेरी गुड इंटरव्यू। तो उसमें कहा कि कुछ ऐसे ही उस आईसीएस का उस टाइम पे चल रहा था, फिर उसमें कुछ इश्यूज हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे बहुत कैजुअली पूछा कि आप शिया मुस्लिम हो या सुन्नी मुस्लिम हो। ये क्वेश्चन यूजुअली किया नहीं जाता है, बट वेरी कैजुअली सम डिस्कशन फॉलोड, उसमें पूछा गया और क्विकली मैंने कहा कि सर मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, आई एम नॉट अ शिया, आई एम नॉट अ सुन्नी, आई एम एन इंडियन मुस्लिम। जवाब बहुत शायद अच्छा लगा। जब इंटरव्यू खत्म हुआ बहुत खुश था मैं, क्योंकि मुझे पता था 28 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। 28 मिनट कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ पता नहीं चला। उस ग्रुप में सबसे यंग था मैं जो इंटरव्यू देने आया था, वो छोटा भी लग रहा था मैं उस टाइम पे, 50-52 केजीज वेट रहा होगा। इंटरव्यू हुआ, घर आया और रिजल्ट का वेट करने लगा, क्योंकि अब हर लेवल तो क्लियर कर दी थी, बस आखिरी बचा था। और ऊपर वाले से दुआ कर रहा था, घर वाले सब लोग दुआ करते थे रोज, तो यही दुआ कर रहा था कि आईएएस में नहीं भी मिला तो चलेगा, बस उस लिस्ट में कहीं मेरा नाम आ जाए, ताकि मैं फिर बाद में और पढ़ पाऊँ। क्योंकि मुझे पता था इस बार अगर मेरा क्लियर नहीं हुआ, शायद अगले साल पढ़ने के लिए मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगी। तो बहुत ज़्यादा होप्स थी, बहुत ज़्यादा टेंशन था, प्रेशर था। और 10 मई का दिन था, 9 मई का दिन था, मुझे लगा बोल रहे थे कि रिजल्ट आएगा, तो मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। 2016 की बात है, आई डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन, सैमसंग का छोटा फोन था मेरे पास, तो उसमें इंटरनेट चलता नहीं था। साइबर कैफे काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे तब, तो साइबर कैफे में जाके बैठा, सुबह से लेकर शाम तक वेट किया इंटरव्यू रिजल्ट का, कोई रिजल्ट नहीं आया, खाना नहीं खाया, कुछ नहीं किया। आके फिर शाम में घर पे आया तो देखा कि बुखार आ गया, दवाई लेके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जाके साइबर कैफे में बैठा, 10 बजे से 4 बजे तक बैठा, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद आज भी नहीं आएगा, चलो देखते हैं जब आएगा तब आएगा। मैं वो साइबर कैफे से निकला, मुझे फिर से मेरे दोस्त का कॉल आया, कहा कि अंसार भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने क्लियर कर दिया एग्जाम। सो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैं दौड़ता हुआ साइबर कैफे फिर से गया, वहाँ पे लॉगिन किया, यूपीएससी की वेबसाइट पे गया, वहाँ पे वो रिजल्ट डाउनलोड किया, उस पर कंट्रोल F दबा के सर्च करके शेख कहा, फिर मेरा नाम था 361 मेरा रैंक था। पूरा नाम गौर से देखा कि एकदम नाम सही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए कि मेरा ही है ना, किसी और का तो नहीं हुआ है। तो मेरा पूरा नाम उसके ऊपर था। आई वॉज वेरी हैप्पी, अपने आप रोना आने लगा। फादर को कॉल किया, मैं कहा कि अब्बा रिजल्ट आ गया है, मैं पास हो गया हूँ। वो तब ऑटो चला रहे थे, कहा कि बेटा आवाज़ नहीं आ रही, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कहा ठीक है। अम्मी को कॉल किया, सबको कॉल किया, सेलिब्रेट किया। और उसके बाद में ये स्टोरी चूँकि लोगों को मोटिवेटिंग लगी तो उसको लेकर बहुत पब्लिसिटी हुई, हर चीज़ हुई। बट अब ऑल जो था एक अचीवमेंट फील हुआ कि जो मैंने सपना देखा था बहुत छोटे एक लड़के ने, जो एक वर्नाक्युलर मीडियम से पढ़ा है, जिसका अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं था, जो फाइनेंशियली वीक था, जो एक ऐसी कम्युनिटी में आता है जिसमें कहा जाता है कि नौकरियां नहीं मिलती, हमारी कम्युनिटी में तो और भी नहीं मिलती, सिचुएशन बहुत ख़राब है। ऐसे एक नेगेटिव माहौल से निकल के फैमिली के सपोर्ट पे, फ्रेंड्स के सपोर्ट पे, खुद का एक पैशन था कि करना है, उसके बलबूते पे मैंने एग्ज़ाम क्लियर करी थी, वो भी मराठी मीडियम में देके मुझे अब 361 रैंक मिला था, जिसमें मैं IAS 2016 में बना और अब तब से अब तक मैं वेस्ट बंगाल में काम कर रहा हूँ। तो 2-3 चीज़ें इससे आप लोगों से शेयर करनी है। आप लोग जो भी करियर करना चाहते हो, जो भी आपका है, बड़ा सोचिए हमेशा। जैसे सलीम सर ने अभी कहा कि अगर आप नर्स बनने का सपना देखते हो तो कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो हमेशा एक बड़ा सपना प्रैक्टिकल होके, अपनी एबिलिटीज़ को समझ के प्रैक्टिकल होके एक बड़ा सपना सामने रखिए,
उसको अचीव करिए, गिव अप मत करिए। बहुत सिचुएशंस ऐसी आ गई कि आपको लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। आपको हमेशा उस ड्रीम की तरफ चलते रहना है। खुद से भी कुछ एफर्ट्स लेने हैं, फाइनेंशियली अगर वीक हो तो फैमिली से भी सपोर्ट लेना है, सबसे सपोर्ट लेकर आगे बढ़ना है और कभी भी गिव अप नहीं करना है। खुद पे भरोसा रखना है कि आपने अभी तक इतना किया है, आप आगे भी कर लोगे। बहुत सारे लोग हैं आपको कहेंगे आप नहीं कर सकते, आप नहीं बन सकते, आप में वो हुनर नहीं है, वो बस सुनना है। थोड़े टाइम के लिए शायद आप अफेक्ट हो जाओ, बहुत ईजी होता है कहना कि अफेक्ट नहीं होना है, शायद आप अफेक्ट हो जाओ, लेकिन फिर से आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा था जब मैं पुणे जाना चाह रहा था, मेरे गांव के लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा था कोई फायदा नहीं है, फालतू में खर्चा होगा, नहीं बन पाओगे, नहीं हो पाएगा। और वो गाइड करने वाले लोग ऐसे थे ना जो खुद भी 10th पास नहीं है, फिर भी वो गाइड कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको नीचे खींचेंगे, नेगेटिव कहेंगे। सुनना नहीं है, आपको खुद में भरोसा रखना है, बड़ा सपना देखना है। लड़का हो या लड़की, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे आज प्रेजेंट है। आपको आगे बढ़ना है, अच्छा इल्म हासिल करना है और जो भी आप एम रख रहे हो उसमें आपको बेस्ट करना है, आपको आगे बढ़ना है, अपना ड्रीम अचीव करना है। और जब आप आपका ड्रीम अचीव करोगे, खुद तक नहीं रखना है। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको आपका स्टोरी शेयर करना है, उनको मोटिवेट करना है, ताकि वो भी अपने करियर में जो भी हो, सिर्फ यूपीएससी आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी करियर उनको करना है, उनको वो मोटिवेशन मिले। मुझे इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था।